Hello, hello, hello. Beta, good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Thank you. ठीक है. Good afternoon, बेटा. Good afternoon, good afternoon, बेटा. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. तो अगेन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चलो. एक मिनट बस. ओके. एकदम बढ़िया हूँ. ठीक है. बस गैप हो गया थोड़ा सा, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इस गैप को मैं कवर कर दूंगा. ठीक है. इस गैप को मैं कवर कर दूंगा. वैसे तो मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहा था, बट एक्चुअल में ऐप पर पहले ही से अपडेट हो जाता है. ठीक है. तो ऐप पर मैंने पूछा सर क्या लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा एनिमल किंगडम आपका लगा हुआ है. ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एनिमल किंगडम करा देता हूँ मैं. ओके. हाँ. ठीक है. ओके ओके. ठीक है. तो एनिमल किंगडम को मैं कोशिश करूंगा पूरा एनिमल किंगडम आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में बिल्कुल परमानेंट सेट करूं इस बार. ठीक है. मतलब बिल्कुल याद करा दूं एक एक एग्जांपल. तो उसकी कुछ ट्रिक्स बनाई है मैंने इस बार. ठीक है. मतलब वैसी ट्रिक्स नहीं है कि ऐसे 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 मतलब कुछ डिस्कशंस हैं. तो अभी तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेके चलूंगा आपके 1.5 लेक्चर के अंदर. आधा एक लेक्चर आज जाएगा, आधा लेक्चर कल जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में. ठीक है. फिर मैं इससे कुछ डिस्कशन करूंगा आपसे, बहुत अलग, थोड़ा अलग वे में लेके चलूंगा इस बार. ठीक है. और अलग वे में कराने वाला हूँ. एनिमल किंगडम भी कुछ अलग वे में कराने वाला हूँ. ठीक है. कुछ नए तरीके से. ठीक है. मुझे लगता है आपको पसंद आएगा वो. ठीक है. एक लेक्चर ज्यादा लगेगा पर वो तुम जिंदगी भर याद रखोगे. ठीक है. हाँ. एक लेक्चर ज्यादा लगेगा पर जिंदगी भर याद रखोगे, ध्यान रखना. ठीक है. तो अभी तो हम बात करते हैं एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. स्टार्टिंग में यही दे रखा है. और एक क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से. ठीक है. स्पीड साइज मेरी थोड़ी सी स्लो रहे अभी, थोड़ी सी स्लो. ठीक है. कोऑर्डिनेशन दोनों हाथों का होता है तो बहुत बेटर होता है. ठीक है. तो पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एकदम परफेक्टली मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा. ओके. चलो. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी का जो पहला पैरा है वो बताना चाहता है आपको कि एक्चुअल में भाई एनिमल्स होते क्या है फीचर्स एनिमल्स का. भाई अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, प्लांट्स के अंदर एनिमल से ज्यादा जीन होते हैं. ठीक है. आप समझ रहे हो. क्या प्रोटोजुआ को हमने एनिमल में रखा है? क्या प्रोटोजुआ अमीबा को हम एनिमल बोल सकते हैं? समझ रहे हो. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि एक्चुअल में विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम किंगडम एनिमेलिया में किसको रखते हैं, आखिर उनके बेसिक फीचर्स क्या है. ठीक है. जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया. ठीक है. तो कुछ बेसिक फीचर एनसीईआरटी बोलती है कि पहली शर्त है कि वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए. पहली शर्त है कि वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए. यस, समझ गए सर. दूसरी शर्त है कि उसके अंदर हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए. हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी वो किसी एनिमल के पार्ट को इंगल्फ कर ले या कंप्लीट एनिमल को इंगल्फ कर ले, या प्लांट के किसी पार्ट को इंगल्फ कर ले या कंप्लीट प्लांट को इंगल्फ कर ले. तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो प्लांट का फीचर नहीं है, एनिमल का फीचर है. और तीसरा तो मेन है, वो यू कैरियोट होना चाहिए. ठीक है. वो यू कैरियोट होना चाहिए. ये 3 बेसिक फीचर हैं जो किंगडम एनिमेलिया में आने वाले सारे एनिमल के अंदर होना कंपलसरी है. ठीक है. हाँ, फिर बेसिक है नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, ये बेसिक फीचर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट फीचर्स हैं. इनका हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है. क्योंकि नर्वस सिस्टम का मतलब है सेंसेशन. प्लांट के अंदर सेंसेशन नहीं होता. आप प्लांट के किसी पार्ट को कट कर देते हो, उसको तकलीफ नहीं होती. पर एनिमल का आप एक नाखून भी तोड़ोगे, निकालोगे बाहर, ठीक है, तो वहां पेन होगा. आप समझ रहे हो. क्योंकि यही अंतर होता है कि किसी को मारने में अगर उसको तकलीफ ना हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसको आप मार सकते हो, ऐसा लोग कहते हैं. इसलिए प्लांट को आप आसानी से काट देते हो, तोड़ देते हो. तो प्लांट के अंदर सेम वैसे ही जीवन है जैसे एनिमल के अंदर होता है. समझ रहे हो. पर उसके पास सेंसेशन नहीं है. प्लांट्स के पास एनिमल से भी ज्यादा जीन होते हैं. सेम वही सारी प्रोसेस होती हैं. ठीक है.
समझ रहे हो? इसलिए प्लांट को भी आप ऐसे ही मत समझो, उसमें प्रॉपर जीवन है। ठीक है, मैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ठीक है, अपने उसके अंदर छोटा सा बालकनी है, उसमें बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो कभी कभी प्लांट को धूप भी दिखानी होती है, कभी कभी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है प्लांट के आसपास। कभी कभी प्लांट को आप अलग अलग दूर दूर रख दोगे ना, और कहीं चले जाते हो तो सूख जाएंगे प्लांट। तो जब भी कहीं बाहर जाते हो तो सारे प्लांटों को साथ साथ रख के चले जाओ। ठीक है, बहुत पास पास रख दो, तो वो हरे रहते हैं, क्योंकि वो अपने दुख को आपस में क्या कर लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा मेंटेन रहते हैं। जब दो दुखी इंसान साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं भाई टेंशन मत कर, मैं भी दुखी हूँ, ठीक है, मिलके फाइट करते हैं। तो मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ उनके ऊपर। तो समझता हूँ कि इनमें वास्तव में मतलब कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं ना कि बस फीलिंग नहीं है, सेंसेशन नहीं है, बट बहुत कुछ है। वो समझने वाली बात है। ठीक है, चलो, तो बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स। तो पहला फीचर्स में बात करूंगा इसके अंदर, नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होना चाहिए। नंबर 2, यूकैरियोटिक होना चाहिए। नंबर 3, हॉलो जॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर ये तीनों फीचर्स हैं, ये तीनों फीचर्स हैं, तो ट्रिक से मैं सेलेक्ट आई हूं। ठीक है, तो इनको आप मेटाजोन्स बोल सकते हो, ऑल आर मेटाजोन्स। अगेन क्लासिफिकेशन किया गया है ना इसको, इसलिए इन सबको आप क्या बोल सकते हो, मेटाजोआ। मेटाजोआ, ये सारे के सारे मेटाजोआ हैं। ठीक है, मतलब जिनमें ये तीन फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स? पहला है मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यू कैरियोटिक होना चाहिए, हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऑल आर मेटाजोन्स। ऑल आर मेटाजोन्स, सारे के सारे मेटाजोन्स है। ठीक है, यानी कह सकते हो ये एनिमल्स हैं। ठीक है, मेटाजोन्स का मतलब है ट्रू एनिमल्स। ठीक है, अब मेटाजोन को भी एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक पैराजुआ और एक यू मेटाजुआ, यानी ट्रू मेटाजोन्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने मेटाजोन्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक तो पैराजुआ और एक यू मेटाजुआ। समझना, यू मतलब ट्रू, ठीक है, यू मतलब ट्रू। ठीक है, आप समझना मेरी बात। तो मेटाजोन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पैराजुआ पैराजुआ और यू मेटाजुआ। एंड यू मेटाजुआ, समझना, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ, इन दो पार्ट में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आप पैराजुआ की बात करते हैं तो पैराजोन्स में कौन आते हैं? पैराजोन्स में कौन से एनिमल आते हैं? सिंपल टाइप के एनिमल्स। समझना, वो एनिमल्स जिनके अंदर सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ रहे हो, यानी ऐसे एनिमल जो सिर्फ, अभी समझाऊंगा इसके बाद। जब किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट हुआ तो पहले पॉरीफेरेंस आए, उसमें कई सेल मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कुछ सेल डाइजेशन का काम करते हैं, कुछ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सब सेल अपना अलग अलग काम करके मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, एक एनिमल बना देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। तो उनको हम बोलते हैं पैराजुआ। पैराजुआ एक्चुअल में कौन हुए? जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है? बहुत सिंपल टाइप के एनिमल, जिसके अंदर आते हैं पॉरीफेरा। इसमें कौन आते हैं? पॉरीफेरा। एग्जांपल में क्या आएगा इसके अंदर? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यानी स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस। ठीक है, पॉरीफेरा
मतलब हम स्पॉन्जिस की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। पॉलीफेरा का मतलब है स्पॉन्जिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, यूमेटाजोन्स में कौन आते हैं? यूमेटाजोन्स में कौन आते हैं? अब सेलुलर के बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समझना मेरी बात। जिनके अंदर टिश्यू यानी सेलुलर के बाद जो भी कुछ आता है, टिश्यू आता है, ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, क्या होता है मैं आगे समझाने वाला हूं। जिन भी एनिमल में ये सब चीजें देखने को मिल रही है ना, ऑल आर यू मेटाजोअन्स। यू मतलब ट्रू, कहीं पर भी यू आ जाए मतलब ट्रू, ट्रू मेटाजोअन्स है, ठीक है। ये ट्रू मेटाजोअन्स नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रू मेटाजोअन्स है। इसमें कौन आएंगे? इसके अंदर पॉरीफेरा के बाद के सारे आ जाएंगे। मतलब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पॉरीफेरा के बाद क्या आता है? सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा टू मेमेलिया, सीलेंट्रेटा से लेकर के मेमेलिया तक जितने भी एनिमल्स आते हैं, ऑल आर यू मेटाजोन्स। एक बार यू मेटाजोन्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, यू मेटाजोन्स। इन सबको हम यू मेटाजोन्स बोलते हैं या यू मेटाजुआ बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो फिर से बोल रहा हूं मैं, जहां पर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, सीलेंट्रेटा से लेकर के मेमेलिया, ऑल आर यू मेटाजोन्स, सारे के सारे यू मेटाजोन्स हैं। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो, 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 नो डाउट। चलो बीएमएस, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई, ये तीन फीचर्स मेन याद रखने हैं। एनसीईआरटी तीन की बात की है। मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। वो सारे के सारे मेटाजुअन्स हैं। इनमें भी आप डिवाइड कर सकते हो पैराजुआ, यूमेटाजुआ। पैराजुआ में सिर्फ पॉरीफेरा आते हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाद बाकी के ऑल आर यूमेटाजुअन जिनमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिलेंट्रेटा से लेकर के मेमेलिया, ऑल आर यूमेटाजुअन्स। यस। वॉइस में कोई दिक्कत है बेटा? वॉइस, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? नो, क्लियर है। एक बच्चे ने लिखा था वॉइस में दिक्कत, तो बेटा एक चेक करो अपनी, ठीक है। ऑल क्लियर, ठीक है। चलो बहुत सही, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां से कहानी चालू होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब बात आती है भाई, हम एनिमल को क्लासीफाई करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप, मैं नॉर्मली ऑफलाइन में जब जाता हूं तो बच्चों से मेरी बात होती है, तो बच्चों से मैं कहता हूं कि बेटा आज मुझे आपकी क्लास को क्लासीफाई करना है। तो बच्चे पूछते हैं सर किस आधार पर क्लासीफाई करोगे, आप किस बेस पर क्लासीफाई करोगे? तो आज का टॉपिक ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर आप क्लासीफाई करने वाले हो। तो मैं कहूंगा कि बेटा मैं देखता हूं कि बायो में किसके सबसे अच्छे मार्क्स हैं, उसके बेस पर क्लासीफाई कर सकता हूं, ठीक है। भाई केमिस्ट्री में किसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके बेस पर क्लासीफाई कर सकता हूं। हाँ, ठीक है। फिजिक्स में कौन धुरंधर है, उसके बेस पर भी क्लासीफाई कर सकता हूं। या आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, जैसे सिंगिंग में कौन परफेक्ट है, भाई इसके बेस पर भी क्लासीफाई कर सकता हूं, ठीक है। डांस किसको बेहतर आता है, उसके बेस पर भी क्लासीफाई कर सकता हूं। तब समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ रखूंगा, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री के आधार पर, सीलोम की प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पर, आप समझ रहे हो। हाँ, तो बहुत सारे, जैसे जर्म लेयर के आधार पर, सिमिट्री के आधार पर, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे मैंने कुछ आधार बनाए, कुछ लेवल्स बनाए, उसके आधार पर मैं यहां पर आज एनिमल को क्लासिफाई करने वाला हूं, ठीक है। तो पहला जो मेरा आधार है, बेस है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जब इवोल्यूशन चल रहा था सिस्टमेटिक वे में, तो सबसे पहले मैंने बताया क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कुछ सेल्स आए, फ्लैजिलेटेड सेल्स, कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स आए। इन फ्लैजिलेटेड सेल्स ने मिलकर के, समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन फ्लैजिलेटेड सेल्स ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये आए, सब मिलकर के रहने लगे एक साथ। इन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इन फ्लैजिलेटेड सेल्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। समझना, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स थे, इन सब ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको नाम दिया हमने पॉरीफेरा। तो सबसे पहले जो सिंपल एनिमल आए थे जिनमें फ्लैजिलेटेड सेल ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इसमें हर सेल अपना परफेक्ट काम कर रही है, कोई रेस्पिरेशन, कोई एक्सक्रीशन, कोई रिप्रोडक्शन, कोई डाइजेशन एटसेट्रा, सब में पार्टिसिपेट अपना अलग अलग कर रहे हैं, पर सब मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। उसको हमने एक एनिमल नाम दिया पॉरीफेरा। फिर आगे जाकर के हमने क्या किया, इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आगे जाकर के कुछ सेल मिलकर के एक ही काम कर रहे थे, यानी ये सारे सेल मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। समझना मेरी बात, इनके स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। ठीक है, यहां पर एक सेल डाइजेशन का काम कर रही है, यहाँ ये समूह डाइजेशन का काम कर रहा है, ये दूसरा समूह एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तीसरा समूह, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस समूह को, इस ग्रुप को, जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सिमिलर है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन हुआ। हाँ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आती है बारी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, आगे जाकर के कई टिश्यू ने मिलकर के, समझना, कई टिश्यू मिलकर के वो काम कर रहे हैं जहां पहले एक टिश्यू काम कर रहा था। जैसे कई टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बना रहे हैं। अब ये ऑर्गन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हो सकता है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो बन गया टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आगे जाकर के जब एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जटिलता आ गई, तब ऑर्गन से भी काम नहीं चल रहा था, तब बना ऑर्गन सिस्टम, जिसमें कई ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन की वजह से हो जाता है? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे भाई आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, आपका स्टमक है, आपका पेनक्रियाज है, आपका लिवर है, आप समझ रहे हो, कई ऑर्गन मिलकर के काम है कि करेंगे डाइजेशन, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे जाकर के आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे एनिमल्स का एवोल्यूशन होता गया, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते गए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा नीट के अंदर, ये तो समझाने वाली बात थी, एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एनिमल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पहला आप लेवल ले सकते हो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आगे जाकर के आप बोलोगे सर सेलुलर से आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ गया आगे जाकर के ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इसके बाद आता है लास्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके से इवोल्यूशन होता गया और ऑर्गेनाइजेशन में भी
चेंजेस आते गए। क्वेश्चन डायरेक्टली किस पर आएगा? एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, बताओ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलने वाले हो? टिश्यू लेवल कहां मिलेगा, ऑर्गन लेवल कहां मिलेगा, और ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां मिलेगा। बस डायरेक्टली एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आएगा। तो सेलुलर लेवल आप जानते हो, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। अब टिश्यू लेवल कहां मिलेगा? ठीक है। अब सिलिंट्रेटा को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ठीक है। पुरानी बुक्स के अंदर, ठीक है, सिलिंट्रेटा में ही सब कुछ आता था। अब नया जो इवोल्यूशन, मतलब आगे जाकर के जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें सिलिंट्रेटा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नाइडेरियंस और टीनोफोरा। तो आप बोल सकते हो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? प्लेटियलमंथीस। प्लेटियलमंथीस में ऑर्गन था, पर ऑर्गन सिस्टम भी प्लेटियलमंथीस में आ गया था कुछ मेंबर्स में, ठीक है। प्लेटी माने होता है चपटे, हेलमेंथीस मतलब होता है क्रमी, यानी फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म प्लेटियलमंथीस में आते हैं, ठीक है। और एक काम आज आप सबको करना है, ठीक है, एक नोटेबल पॉइंट में लिखा दूं, इसके बाद लिखाता हूं मैं। एक सीक्वेंस याद रखनी है इन सबकी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। पहले पॉरीफर आते हैं, फिर नाइडेरिया आते हैं, फिर टीनोफोर आते हैं, प्लेटी आते हैं, फिर एसके एलमंथीज आते हैं। एसके एलमंथीज के बाद एनिलिडा आते हैं, फिर ऑर्थोपोडा आते हैं, फिर मोलस्का आते हैं, फिर इकाइनोडर्मेटा आते हैं, और फिर आकर के हेमिकॉर्डिटा आते हैं, ठीक है। और हेमिकॉर्डिटा के बाद कॉर्डिटा चालू हो जाते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, जिससे फटाफट फटाफट एग्जांपल सारे आपको याद होते जाए। वो मैं याद कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो प्लेटी हेलमंथीस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेटी के बाद एसके हेलमंथीस से लेकर के एसके हेलमंथीस टू मेमेलिया, इन सब के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा, सब के अंदर। एसके एलमंथीस टू मेमेलिया, मेमेलिया बोल सकते हो या कॉर्डिटा बोल दो, कॉर्डिटा में सब आ जाते हैं। तो ये नॉन कॉर्डिटा है, वो सब कॉर्डिटा आ जाएंगे। कॉर्डिटा सब के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो पहला समझ में आया, हमने एनिमल को क्लासीफाई किया है, उनका वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन। किस आधार पर? पहला बेस हमने उठाया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमने बेस उठाया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम एनिमल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा? बेटा डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बोला, ऑपरेट किया है, ठीक है। अब तो आप आधे डॉक्टर तो हो ही, और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जो आपका एल्बो जॉइंट है ना, तो डॉक्टर ने बोला एल्बो जॉइंट आपका ऐसा टूटा है जैसे मानो किसी ने बम रख के फोड़ा हो। सेम ऐसे ही वर्डिंग थी उनकी, ठीक है। तो हमने जॉइंट को क्रिएट किया है, मतलब ऑपरेट हुआ है पूरा, जिसमें उन्होंने कुछ प्लेट्स लगाए हैं, ठीक है, कुछ नट बोल्ट लगाए हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच, मतलब टाँके भी लगे हुए हैं, स्टिचेस, ठीक है। सैटरडे को उन्होंने बोला है कि हटाएंगे इनको, टाँकों को, ठीक है, जो स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर शायद 1 मंथ तक रहेगा प्लास्टर। फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी, फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा इस वाले हाथ में, ठीक है। तो ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है चीजें, समय जब खराब चलता है, मतलब इस तरीके से, पर तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। समय अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, फ्लक्चुएशन हर किसी की लाइफ में होता है, ठीक है। घबराना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, यही है लाइफ यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए दिवाली के बाद कहीं ना कहीं बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है, समय ऐसा आएगा थोड़ा आप डाउन हो गए, पर डाउन मत होना, ठीक है। आपने जो तैयारी की है ना, बहुत सही की है, ठीक है। और असली दौड़ लास्ट टाइम पर ही होती है, दिसंबर के बाद जो एक्टिव होता है वो सिलेक्शन ले जाता है, ठीक है। तो दिसंबर तक सिर्फ सिलेबस खत्म करो, जनवरी दिसंबर जनवरी तक, फिर डट के उसके बाद जो पढ़ाई होगी ना, वो एक्चुअल में डिसाइड करती है कि सही डायरेक्शन चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है।
तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जैसे अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है, उसी पैरा को जब एनसीईआरटी को कंटिन्यू करोगे ना, तो एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही है कि अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, समझना, एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो उसमें भी कुछ आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैं एक मिनट ना देखूंगा आगे हेडिंग है क्या, हाँ पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ये हेडिंग मैंने खुद बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं है, वो पूरी एक थ्योरी में देते चले जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे आपको याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, अब तो हटा ही दिया इन्होंने, तो हम बोलते हैं कुछ एनिमल्स में स्टार्टिंग में इनकम्प्लीट डाइजेशन आया था, पर किसी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन भी होता है। जैसे अगर किसी की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहां से फूड इन कर रहा है और फूड आउट भी हो रहा है, जैसे भाई ठीक है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा में तो नहीं बोलोगे, ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और प्लेटियलमंथीज, सारे प्लेटियलमंथीज में नहीं, कुछ जैसे प्लेनेरिया, ठीक है। जबकि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करूं तो सबके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से समझ रहे हो, नाइडेरिया बोलेंगे सिलेंट्रेटा की जगह, नाइडेरिया और टीनोफोरा, वहीं से फूड एंटर करता है, वहीं से एग्जिट हो जाता है, इन एंड आउट एक ही ओपनिंग से होता है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां दो ओपनिंग मिल रही हैं, फूड एंटर किसी और ओपनिंग से कर रहा है, एग्जिट किसी और ओपनिंग से कर रहा है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही आपको याद हो सर्क्यूलेटरी सिस्टम का हमने जिक्र किया था, ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो एनसीईआरटी ने दो सिस्टम की बात की है, एक तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रहा है, यानी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, तो उसके एग्जांपल भी मैं यहाँ करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छे से अच्छा ही रहेगा, आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो दो सिस्टम उठा लिए इन्होंने, एक तो उठा लिया इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम और एक उठाया इन्होंने सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसमें पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक दिखा रखा है इन्होंने सर्क्यूलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझना। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें दो टाइप के सिस्टम देखने को मिल रहे हैं जो आपको क्लियरिटी देंगे। इनकम्प्लीट पहले आया था, कंप्लीट बाद में आया था। ऐसी सर्क्यूलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप पहले आया था, फिर बाद में जो एनिमल्स आए थे उनके अंदर क्लोज टाइप देखने को मिला, क्लोज टाइप। तो ये पैटर्न देखने को मिल रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। ठीक है, वो समझना आपको। सबसे पहले इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर हम बात करेंगे, सबसे पहले ओपन की बात कर लेते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आ जाओ, इसकी डिस्कशन करनी है, वैसे एग्जांपल ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा एग्जांपल यूज नहीं किए, पर मैं एक बार मैं याद करा देना चाहता हूं, इससे कि आपको कभी दिक्कत ही ना आए। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस। एक ही ओपनिंग से माउथ का भी काम कर रही है, एनएस का भी काम कर रही है। मैं हाइड्रा में पढ़ाऊंगा आपको। हाइड्रा में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, नीचे से बंद होता है, और ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं हाइड्रा में, देखा हुआ आपने ऐसे ऐसे। हाइड्रा जहां से खाना इन करता है और यहीं से खाना आउट करता है, समझ रहे हो, जो नाइडेरियंस के अंदर देखने को मिलता है।
तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस। इसके एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, कहाँ देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? आप बोलोगे नाइडेरियंस, नाइडेरिया, टीनोफोरा। हाँ, कुछ प्लेटियल वंथीज में भी देखने को मिल जाता है। सम प्लेटियल मंथीज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ की तरह भी बिहेव करती है और एनस की तरह भी बिहेव करती है। खाना एंटर भी उसी से करता है और बाहर भी उसी से निकलता है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इनकम्प्लीट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आगे जाके देखोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, यानी एनिमल्स के पास माउथ भी था और एनस भी था। खाना एंटर कर रहा है माउथ से और निकल रहा है नीचे एनस से। माउथ और एनस, यानी हमारी बॉडी एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब बन गई, यानी एलिमेंट्री कैनाल। जैसे पेन के अंदर एक रिफिल होती है, कोई पेन नहीं, पेन के अंदर एक रिफिल होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? पेन के अंदर रिफिल होती है तो पेन एक ट्यूब होता है और रिफिल दूसरी ट्यूब हो गई। हमारी बॉडी एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एलिमेंट्री कैनाल नजर आ रही है, समझ रहे हो ना? तो ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके दो छोर हैं, एक माउथ है और एक एनस है, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कहां देखने को मिलता है? सही मायने में एस्केरिस से स्टार्ट हुआ था और फिर आगे जाकर के तो कॉर्डेटा सभी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ बोथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, बोथ ओपनिंग प्रेजेंट। बोथ ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है, माउथ एंड एनस। कहां देखने को मिलेगा? एक लाइन ध्यान रखना एग्जांपल के अंदर, एसकेएल मंथीज कॉर्डेटा, सभी के अंदर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। बोथ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ भी होता है एनस भी होता है। एस्केलमंथीस के अंदर, एस्केरिस के अंदर आपको माउथ और एनस दोनों देखने को मिलते हैं क्लोएका की फॉर्म में। और फिर सभी के अंदर आपको ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें अभी आगे एग्जांपल आने वाले हैं, पर हम पहले ही करा देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है ये बता चुका हूं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। बस आपको एग्जांपल ध्यान रखने, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? ओपन टाइप। तो मैं याद हो मैंने एग्जांपल ओपन टाइप के आपको कुछ बताए थे, अब यहां सारे लिखा रहा हूं। ओपन एनिलिडा, बस सारे एनिडा में नहीं होता, ओनली इन लीच, लीच के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोपोडा, सारे ऑर्थ्रोपोडा। इसके बाद आ जाओ ओपन कहां मिलेगा? एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इखाइनोडर्मेटा ना, ऑर्थोपोडा आ गया। मोलस्का के अंदर मोलस्का, एक्सेप्ट जब मैं आपको मोलस्का पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं ऑक्टोपस, याद हो आपको? इसको बोलते हैं सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सारे मोलस्का में ओपन होगा एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोलस्का, एखाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा सबके अंदर, हेमिकोडिटा में भी
इन सब के अंदर आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। पर पूरे कॉर्डेटा में भी स्टार्टिंग के जो कॉर्डेटा थे ना, हाँ स्टार्टिंग के कॉर्डेटा, ठीक है, उनके अंदर आपको ओपन देखने को मिलता नहीं। कॉर्डेटा के अंदर जो डोमिनेंट था वो क्लोज ही था, ठीक है। तो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेन एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, हम इसकी बात कर रहे हैं क्लोज। क्लोज में ज्यादा एग्जांपल नहीं है। लगभग सारे एनिलिडा एक्सेप्ट लीच, लगभग सारे एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा की बात आ जाओ, ऑर्थोपोडा, मोलस्का नहीं, ठीक है। इधर सेफेलोपोडा, सिफेलो मतलब होता है हेड, पोडा मतलब होता है पैर। सिर के चारों तरफ पैर कहाँ होते हैं? ऑक्टोपस के अंदर, तो ऑक्टोपस इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, सिर पर पैर। और तीसरा आपको कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इन सब के अंदर आपको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डोमिनेंट देखने को मिलेगा। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन सारे एनिमल्स में डोमिनेंट देखने को मिलेगा। सारे एग्जांपल मैं यहां इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पूरा हम किंगडम एनिमलिया पढ़ने वाले हैं, एक एक फाइलम को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आपको पहले से ही आइडिया है। जब सब एनिलिडा पढ़ाएंगे तो लीच के अंदर सर बोलेंगे ओपन, ठीक है, बाद बाकी के सारे एनिडा के अंदर क्लोज होता है। ऑर्थोपोडा में ओपन होता है, मोलस्का में एक्सेप्ट सिफेलोपोडा इसमें क्लोज होगा, सारे मोलस्का में ओपन होगा, इखाइनोडर्मेटा में ओपन होगा, हेमिकोइडेटा में ओपन होगा। तो आधा तो हमारा एनिमल किंगडम एनिमल यहाँ खत्म होता है इन एग्जाम्पल के बेस पर। इसलिए एग्जाम्पल मैं साथ लेकर आ रहा हूं तो चीजें आपको यही याद हो जाए। ओके, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो? ओके, नो सर। बिल्कुल सारे फाइलम का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तो एक नोटेबल पॉइंट लिखा देता हूँ उसके बाद में, ठीक है, रुकना। नोटेबल पॉइंट फाइलम का लिखा ही देता हूँ मैं। एक मिनट रुको, नोटेबल पॉइंट ऐड करा दूं, उसके बाद फिर से मैं स्लाइड खोल दूंगा। ऑल फाइलम की बात कर रहा हूं मैं, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है जिससे कि मैं सारी चीजें याद कराता जाऊं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला सीक्वेंस में कौन आएगा? पॉरीफेरा, 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 ये आपको याद रखना है। नंबर 2 पर कौन आएगा पॉरीफेरा के बाद, जरा बताओ? नाइडेरिया, नाइडेरिया। फिर तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ये आपको याद रखना है सीक्वेंस। नंबर 4 पे सीक्वेंस पे क्या आएगा टीनोफोरा के बाद? ठीक है, अब आएगा प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। मैं सारे एक सीक्वेंस की बात करूंगा हमेशा। फिर क्या आएगा प्लेटी एलमंथीज के बाद? एसके एलमंथीज, एसके एलमंथीज के बाद क्या आएगा जरा बताओ? एनीलिडा, फिर क्या आएगा? ऑर्थोपोडा, फिर क्या आएगा इसके बाद ऑर्थोपोडा के बाद? अगला फाइलम ऑर्थोपोडा, मोलस्का, और मोलस्का के बाद आएगा इखाइनोडर्मेटा, और इखाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये पढ़ोगे सारे फाइलम आप। और 11वां फाइलम, लास्ट फाइलम पढ़ाऊंगा मैं आपको यहां पर, कॉर्डेटा,
कॉर्डेटा, लास्ट फाइलम कॉर्डेटा है, जिस कॉर्डेटा में आपको पढ़ाऊंगा क्लासेस। कॉर्डेटा में आप क्लासेस पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है बिल्कुल टिप्स पर, कि सर पहले पॉरीफेरा आता है, फिर पॉरीफेरा के बाद नाइडेरिया आता है, फिर नाइडेरिया के बाद टीनोफोरा आता है, फिर प्लेटियलमंथीज आता है, फिर एस्केलमंथीज आता है, ठीक है। फिर एनिलिडा आता है, ऑर्थोपोडा आता है, मोलस्का आता है, काइनोडर्मेटा आता है, फिर हेमीकॉर्डेटा, और लास्ट में कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सिर्फ हम क्लास पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में हम, ठीक है, आपको सबसे पहले तो कहा जाए आपको, हम फिश से भी पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में क्लास पढ़ाएंगे आपको, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा सारे हम पढ़ाएंगे। फिर हमने आपको पाइसिस पढ़ाएंगे, फिश पढ़ाएंगे। फिर टेट्रापोडा के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्फीबिया से लेकर के मेमेलिया, सारे के सारे क्लास, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, इसका समरी सार, मतलब क्या करना है समझ रहे हो, इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सारे फाइलम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करा रहा हूं, जिसमें दो बेसिस मैंने अभी कंप्लीट किए हैं। पहला बेसिस मैंने कंप्लीट किया है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर एनिमल को आप किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हो। तो एग्जांपल में यही फाइलम लिखूंगा, इससे सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। दूसरा मैंने यहां लिखा है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेस पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो आप नोट कर लो उसको एक बार, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वापस आ गया मैं। अब ओपन और क्लोज क्या होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं, तो उसको अब मत पूछना, ठीक है। ओपन वाले के अंदर ध्यान रखना है, एक ब्लड कैविटी होती है, इसको साइनस बोलते हैं। एक ब्लड कैविटी होती है, इसको साइनस बोलते हैं। हाँ, तो ब्लड कैविटी के थ्रू ब्लड का फ्लो होता है, और जबकि क्लोज के अंदर ब्लड कैविटी साइनस से हीमोसील नहीं होती। नाइडेरिया, अच्छा अभी मैं, चिंता मत करो, नाइडेरिया और सिलिंट्रेटा को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिलिंट्रेटा एक फाइलम है जिसके अंदर दो लोग रहते थे, नाइडेरियंस और टीनोफोरा, ठीक है। बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो दोनों को अलग अलग फाइलम में डिवाइड कर दिया। हमने एक को नाम दिया नाइडेरियंस, जिनके पास निडोब्लास्ट होता है, जो पढ़ाऊंगा आगे में अभी, ठीक है। और टीनोफोरा, जिनके पास टीनोफोरा यानी कॉम्ब लाइक प्लेट, फोरा मतलब बियरर, कॉम्ब लाइक, कॉम्ब जैसे कंगे सी प्लेट्स होती हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उनको टीनोफोरस बोलते हैं। तो ये सिलिंट्रेटा के ही मेंबर हैं दोनों के दोनों, जिनको बाद में अलग अलग कर दिया गया है, जो पढ़ाऊंगा अभी फाइलम में बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारे एग्जांपल लिख लिए होंगे, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये सारे फाइलम के नाम लिख लो एक बार, सीक्वेंस, पैटर्न, सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस है, इसको नोट करो एक बार। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा इसका अगला फीचर, जिसके बेस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। इसका अगला फीचर जिसके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, चलो करें स्टार्ट। चलो, सिमिट्री, अच्छा, चलो सिमिट्री, सिमिट्री होती क्या है, इसके लिए एक मुझे बोतल चाहिए। हम्म, एक मिनट रुको, एक बोतल चाहिए सिमिट्री के लिए मुझे। हम्म, ठीक है, बोतल चाहिए। अब समझ में आएगी सिमिट्री होती क्या है, ठीक है।
ठीक है, मान लो ये एक एनिमल है, समझना मेरी बात, ये एक एनिमल है। एनिमल में सिमिट्री दो चीजें बताऊंगा, एक एक्सिस बताऊंगा और एक प्लेन बताऊंगा, समझना। सिमिट्री में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक तो एक्सिस को और एक प्लेन को। प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, समझना। ठीक है, ये एक बोतल है या एनिमल है, इसकी एक्सिस क्या होगी, एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। कोई एक मानो, एक मिनट को, तुम दिख पा रही है तुम्हें, हाँ दिख रही होगी आप, समझो। ये एक एनिमल है, इस एनिमल के सेंटर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करती है, इस एनिमल के सेंटर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करती है तो उस एनिमल की एक्सिस कहलाएगी। समझ में आया, इस एनिमल के सेंटर से कोई स्ट्रेट लाइन पास करती है तो इस एनिमल की क्या है, वो एक्सिस। एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पास करती है उसको हम इस एनिमल की एक्सिस बोलेंगे। ये समझ में आई या नहीं आई बात, ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक्सिस क्या होती है, ओके। सिमिट्री से क्या लेना भाई, ये एनसीईआरटी तुम पढ़ते नहीं हो। सिमिट्री के बेस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। ऐसे एनिमल जिनमें रेडियल सिमिट्री होती है, ऐसे एनिमल जिनमें बायलेटरल सिमिट्री होती है, ऐसे एनिमल जिनमें कोई सिमिट्री होती ही नहीं है, एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सिस में बताऊंगा एक्सिस क्या होती है। एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से पास करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बॉडी की एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं प्लेन। मानो एक फ्लैट सरफेस, एक मानो फ्लैट सरफेस ले लेते हैं। मान लो एक फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस इस एनिमल को, बोतल दिख रही है क्या, हम्म, ठीक है। अब बोतल देखेगी तुम्हें, ठीक है। अब ये बोतल है, समझो एक एनिमल है, इस फ्लैट सरफेस से मैं इस डायरेक्शन में ऐसे कट करता हूं इसको, दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो प्लेन हो गया। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस जो सेंटर एक्सिस से पास करेगा और इस एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये प्लेन हो गया। कहते हैं अगर एक प्लेन में बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो बाइलेटरल सिमेट्री, एक से ज्यादा प्लेन में ऐसे कट कर रहा हूं तभी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और ऐसे कट कर रहा हूं फिर भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। यानी एक से ज्यादा प्लेन में अगर बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप बोलोगे, ठीक है। एक तो क्या एक तो होगी, हाँ उसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, समझना मेरी बात। अगर एक ही प्लेन में बॉडी दो पार्ट में डिवाइड, जैसे मैं मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो अप्रोक्सीमेटली मैं सेंटर से कट करूंगा तो मेरा बॉडी अप्रोक्सीमेटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो मेरी सिमेट्री क्या हुई, बायलेटरल सिमेट्री हुई। हाँ, एक से ज्यादा प्लेन में, इस फ्लैट सरफेस से इस प्लेन में भी और इस प्लेन में भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, एक से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, रेडियल सिमेट्री। और पूरी दम लगा ली, कोशिश कर ली, ऐसे कट करो, 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 पर फिर भी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा, तब बोलोगे आप एसिमेट्रिक एनिमल है। ये एनिमल कैसा है, एसिमेट्रिक है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो तीन सिमेट्री बताने वाला हूं मैं आपको। एसिमेट्रिक, जिसमें आप किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, एक से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, रेडियल सिमेट्री, समझ रहे हो। हाँ, सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ओनली सिंगल प्लेन के अंदर, तो बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री तीन प्रकार की हो सकती है। बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। एसिमेट्रिक एनिमल्स, एसिमेट्री कह सकते हो।
रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिक एनिमल, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री। ये तीन टाइप की सिमेट्री हो सकती है, बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। एसिमेट्री का मतलब है किसी भी प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल सिमेट्री का मतलब है मोर देन वन प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ओनली सिंगल प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एसिमेट्रिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं। मोस्टली स्पॉन्जेस, जैसे एनसीईआरटी ने एक ही एग्जांपल दिया है, स्पॉन्जेला। स्पॉन्जेला ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जेला। ये मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, एग्जांपल स्पॉन्जेला, इसी पे क्वेश्चन आएगा। रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, सम स्पॉन्ज रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, नो डाउट। प्लस नाइडेरियंस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, हाँ। इसके अलावा टीनोफोरा, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक चीज और दे रखी है, एडल्ट, एडल्ट इकाइनो डरमेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है, स्टारफिश में भी देखो रेडियल सिमेट्री होती है, यस। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। हाँ, लार्वा बाइलेटरल होता है इसका, पर एडल्ट इसका रेडियल सिमेट्री शो करता है। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है जब एनिमल को आप सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हो, ओनली सिंगल प्लेन के अंदर, तो इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। कहां देखने को मिलेगी, बस इसके बाद रिमेनिंग ऑल आर बाइलेटरल सिमेट्री। आप बोलोगे प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर के खॉडेटा, लगभग सभी के अंदर होती है, कुछ एक्सेप्शनल केस में लिखी दी है ऊपर, इकाइनोडर्मेटा। इन सब के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, प्लेटी एल्मंथीस से लेकर के कॉर्डेटा सब के अंदर। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, एक बार देख बता दूं। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये एक्सिस है, एक्सिस है। देखो आपने हाइड्रा को क्या किया, ठीक है, सेंटर एक्सिस से इस प्लेन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेंटर एक्सिस से आपने इस प्लेन में भी डिवाइड कर दिया, एक से ज्यादा प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, तो सिमेट्री कैसी हो जाएगी, रेडियल, मोर देन वन प्लेन। आप समझ गए ना मेरी बात। जब एक से ज्यादा प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हो तो उसको आप बोलते हो आप रेडियल सिमेट्री। ओनली सिंगल प्लेन में आप लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। सेंटर एक्सिस से ओनली सिंगल प्लेन, ओनली वन प्लेन, ओनली एक ही प्लेन में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, लेफ्ट और राइट, तो इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। तो एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दे रखे हैं, एक रेडियल सिमेट्री का और एक बाइलेटरल सिमेट्री का। इसमें सिर्फ सिंगल प्लेन के अंदर आप लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, इसमें एक से ज्यादा प्लेन में आप दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो। अगर आप एक भी प्लेन में आप इस एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते, किसी भी प्लेन में दम लगा के सब कोशिश कर लिया आपने, फिर दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री, एसिमेट्रिक एनिमल। अब बताओ
यहां तक समझ में आया है नहीं आया? तो तीन चीजें हो गई। रेडियल सिमेट्री क्या है, एसिमेट्री क्या है, और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। इससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल लिखाए थे, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। एक्सिस प्लेन समझ में आ गया, एसिमेट्रिक एनिमल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, इनके एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन सीधा एग्जांपल में मिलेगा। अब यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आज की क्लास थोड़ी स्लो हो रही है, बस थोड़ा सा पॉस्चर वगैरह एक बार हो जाए सही, तो कल से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। हाँ, हम सबके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एडल्ट के अंदर एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, पर उसके लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, आगे पढ़ाऊंगा अभी। हाँ, थोड़ा स्लो है, मुझे भी लग रहा है स्लो है, क्योंकि एक लेक्चर में मैं इसे काफी तेजी से कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाथ में थोड़ी सॉइलिंग है और पेन भी है, बस थोड़ा सा मूवमेंट में तेजी से नहीं कर रहा। कल से स्पीड कर दूंगा मैं, धीरे धीरे स्पीड कल से आ जाएगी। एसके हेलमनथीज बाइलेटरल सिमेट्री बेटा। देखो इसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस समझ में आ गई? प्लेटी हेलमनथीज से लेकर के टू कॉर्डेटा, जो भी इसके बीच में आएगा, इन सब के बीच में जो भी आएगा, प्लेटी हेलमनथीज, एसके हेलमनथीज, समझ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जो भी कुछ आएगा सब बाइलेटरल सिमेट्री है, सब बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। टू का मतलब होता है कि यहां से यहां तक जितने भी सीक्वेंस लिखाई थी मैंने अभी आपको, सबके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आ जाओ, जर्म लेयर के बेस पर भी क्या एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं? यस। अब कई बच्चे कहते हैं सर जर्म लेयर क्या होती है, ठीक है, कई नए बच्चे हैं अभी, कई समझना मेरी बात। जैसे जर्म लेयर क्या होती है ये तो आपको पता है ना, स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो जायगोट बनता है, फिर जायगोट में तीन लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और इन तीन लेयर से हमारी पूरी बॉडी की निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ नॉर्मल जर्म लेयर होती क्या है। मान लो कि स्पर्म है, ये किससे फ्यूज कर रहा है? ओवा से। ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। दोनों जब फ्यूज करते हैं, मिलते हैं दोनों आपस में, तो क्या बनता है? जायगोट। जायगोट, ठीक है, जिस स्पर्म ओवा को फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है। और ये आप जानते हो जायगोट में तीन लेयर होते हैं, जायगोट में तीन लेयर होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर हैं, इनसे पूरी बॉडी बनती है, ये कहलाती है जर्म लेयर। ये है जर्म लेयर जिनसे पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर होती हैं, इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें तीन जर्म लेयर होती हैं, इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। आप समझ रहे हो? यस। हाँ, तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, समझे? हाँ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, बिल्कुल। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? तो इसके बेस पर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं जर्म लेयर के बेस पर एनिमल को दो पार्ट में। जर्म लेयर के बेस पर एनिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, समझना। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो होंगे इसमें 2 जर्म लेयर होते हैं। यहां 3 जर्म लेयर होंगे। थ्री जर्म लेयर होंगे। कौन कौन से 2 जर्म लेयर होते हैं, कौन सी एब्सेंट होती है, क्वेश्चन आएगा। इसमें एक्टोडर्म होगी, इसमें एंडोडर्म होगी, पर इसके अंदर मीजोडर्म नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें मीजोडर्म नहीं होगी। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ऐसी बात करूंगा 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर में कौन सी लेयर थी जो पहली बार आई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। तो इसके एग्जांपल एक बार देख लो। तो पॉरीफेरा के अंदर तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो जर्म लेयर का कोई मतलब ही नहीं है। जर्म लेयर बनते हैं जहां से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। तो नाइडेरिया प्लस टीनोफोरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा, इनके अंदर आपको डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगी, 2 जर्म लेयर। जबकि प्लेटियलमंथीस से लेकर के सबके अंदर, समझना, एग्जाम्पल प्लेटियलमंथीस। अच्छा, कौन कौन सी 3 लेयर होती है, इनके नाम भी तो लिख दो। 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, प्लस मीजोडर्म पहली बार आई है यहां पर, से पहले नहीं थी मीजोडर्म। मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर हो गए। कहां देखने को मिल रहे हैं तीनों जर्म लेयर? प्लेटी एलमंथीस से लेकर के प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के टू कॉर्डेटा। प्लेटी एलमंथी से लेकर के कॉर्डेटा, सबके अंदर 3 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म कहां पर बनी थी? पहली बार मीजोडर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ? जरा बताओ, क्या बताओगे? फर्स्ट टाइम मीजोडर्म का ओरिजिन कहां हुआ है? प्लेटी, बिल्कुल सही। ठीक है, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म, ओरिजिन ऑफ मीजोडर्म फर्स्ट टाइम इन प्लेटी हेलमिंथीस, ध्यान रखना है। प्लेटी, प्लेटी में पहली बार मीजोडर्म बनी थी। इसके अलावा एक्टो और एंडो पहले भी थी, आगे भी रही। मीजो का पहली बार जो ओरिजिन हुआ है प्लेटी एलमंथीस में हुआ है। यहां तक कोई डाउट? नो, नो। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया, प्लेटी एलमंथीस। ठीक है, आगे टॉपिक क्या है? अच्छा, डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दे रखा है इन जर्म लेयर का, एक बार देख लो। देखो यहां पर आपको मीजोग्लिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा? इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आप बोलोगे नाइडेरिया प्लस टीनोफोरा। सर ये एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा? जहां मीजोडम भी देखने को मिल रही है, मीजोडम पहली बार जो बनी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट इन प्लेटियलमंथीज। ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, कहां देखने को मिलेगी? प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा। 3 जर्म लेयर सब जगह देखने को मिल रही हैं।
यहाँ ध्यान से देखोगे, एक्टोडर्म बाहर वाली होती है, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली है, और मीजोडर्म बीच वाली है। तीनों जर्म लेयर यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए बेटा मैं बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही रखूंगा, ठीक है। कल से थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, कल से मैं इसको खत्म करा दूंगा, और साथ में पॉरीफेरा, नाइडेरिया, 2-3 फाइलम खत्म कराऊंगा आपके, ठीक है। इसको कंप्लीट कराऊंगा, फिर 2-3 फाइलम कराऊंगा आगे। इसमें सीलोम, हाँ सीलोम थोड़ा बड़ा है, इसको मैं कल ही लूंगा, ठीक है। ठीक है, और कल से मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के। जैसे तुम्हें मतलब किस तरीके से मुझे सारे एग्जाम्पल, मेन मेरा टारगेट है कि एनिमल किंगडम के अंदर हर फाइलम के और हर क्लास के एग्जाम्पल याद कराने, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ, जो तो आपकी थोड़े एग्जाम्पल याद करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, तो थोड़ा आज का सेशन छोटा रखा है मैंने, कल से धीरे धीरे सेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। स्पीड भी बढ़ा देंगे कल से। बस क्लास स्टार्ट हो जाए, आज मैं लेके ट्रायल करके देखना चाह रहा था कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं प्रॉपर तरीके क्लास ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो आज ठीक है, इट्स ओके। बस मुझे एक पेन किलर और स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी, कल लेकर के पूरी तैयारी से स्पीड अप करूंगा मैं इसको, ठीक है। ओके, डन। टेस्ट कैसा रहा आज का, तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ओके, ठीक है। चलो, इसको बस बहुत परफेक्टली मुझे एनिमल किंगडम आपको याद कराना है, ठीक है। बहुत परफेक्टली एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर याद करा के आगे बढ़ूंगा। चलो परफेक्ट, थैंक यू बेटा। ओके बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम, है ना।